नमस्कार साथियों आज का वीडियो एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए रिपीटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि कॉपी कलम लेकर के मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करिए। प्रश्नों को जब पढ़ा जाता है, बोला जाता है, तो उसमें आंसर आप गेस करिए। आंसर अगर आता है तो ठीक, नहीं तो गेस कर लीजिए और देखिए कि कितने आंसर आप सही कर पा रहे हैं। इस तरह से अगर आप चलेंगे, तैयारी करेंगे, तो तैयारी आपकी निश्चित तौर पे होगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, हवाई बात करने से कुछ नहीं होने वाले मेरे भाई। ठीक है, तो साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो, इसमें जो क्वेश्चन है जीके जीएस के, केवल एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, सबके लिए एक क्वेश्चन समान तौर पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए ज्यादा बात न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं, अपने आप बात समझ में आएगी प्रश्नों का लेवल कैसा है। बात करते हैं पहले प्रश्न की कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। हर वीडियो में आपसे हम बात करते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। ये ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो पके पकाए हैं। इनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता ही बनता है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो एक घिसा पिटा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप आंसर भी गेस कर लिए होंगे। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये तो हो गई आंसर की बात। आइए अब हम की पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दे दें। प्रश्नों के साथ साथ जो की पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, उस पर आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। की पॉइंट से क्वेश्चन निश्चित तौर पे, कई सारे क्वेश्चन आपको की पॉइंट से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए की पॉइंट पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है और साथ में हो सके तो नोट्स बनाते चलिए, नोट करते चलिए। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में 6 है। ठीक है, ये अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये टोटल है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वां जो संविधान संशोधन हुआ है, उसके जरिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अलावा कुछ और विशेषताएं भी अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना, न्यायिक समीक्षा और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों पर विशेष तौर पे हम चर्चा आज नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी हमारा इससे अलग हटके है, मौलिक अधिकार की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य विशेष चर्चा नहीं करेंगे। एक हिंट आपको दे दिया कि मौलिक कर्तव्य को क्या करिए, आप रट डालिए अच्छे से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से क्या है? प्रेरित हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां अभिलेख? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 13वां अभिलेख। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। ठीक, आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में हुआ था? तो ध्यान रखना है कि कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक समारोह के 8वें वर्ष, मतलब 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध के बाद अशोक को बहुत पछतावा हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने शांति और अहिंसा का संदेश दिया। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग के बीच हुआ था। कारण क्या था? कलिंग एक महत्वपूर्ण राज्य था क्योंकि यह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ शिपिंग मार्गों को नियंत्रित करता था, जिसकी वजह से अशोक क्या करना चाहता था, इस पे नियंत्रण करना चाहता था। ठीक है, लाखों लोगों की इसमें मृत्यु हुई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? हर वीडियो में बार बार मैं एक ही बात रिपीट करता हूँ, त्योहारों को मेरे भाई जरूर से देख लीजिए। किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार हो, उसको जरूर से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्यों, कब मनाए जाते हैं, किस महीने मनाए जाते हैं। ठीक है,
रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को, माघ मास की पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को या भाद्रपद मास की पूर्णिमा को? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। श्रावणी पूर्णिमा जिसको कहा जाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू और जैन दोनों मनाते हैं और प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गंगा नदी कहाँ सागर से मिलती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या कहीं नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी सागर से मिल जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं? गंगा सागर कहा जाता है। ठीक है, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, जरूर सुना होगा आपने इस बात को। देखिए, गंगा नदी पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर स्थित गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। गंगा सागर को सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है, मंदिर है। ठीक है, गंगा सागर मेला कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। इस कुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है, कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुंभ मेला जो है, कुंभ मेले के बाद गंगा सागर का मेला क्या है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दूसरा मेला है। यहाँ मकर संक्रांति के दिन लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने आते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति आने वाला है, उस दिन जो है लाखों श्रद्धालु गंगा सागर में क्या करते हैं? स्नान करते हैं। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 2525 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। इस चीज आपको ध्यान में रखना है। की पॉइंट जो भी बताए जा रहे हैं मेरे भाई, इसको नोट करते चलिए। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, साधुवाद के पात्र आप हैं। अगर नहीं पता है तो शर्माने की बात नहीं है, उसको नोट करते जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चंपारण आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, दलित आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? महात्मा गांधी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको रखनी चाहिए। उनकी कौन सी आत्मकथा है, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं, कौन कौन से आंदोलन उन्होंने चलाए, भारत में वापस कब आए। ठीक है, ये सारी बातें महात्मा गांधी के बारे में आपको तैयार रखनी है। इनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है मेरे भाई, पका पकाया क्वेश्चन है। बार बार मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि तैयार कर डालिए। ठीक है, देखिए 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन किया गया, कौन सा आंदोलन था? वो था सत्याग्रह आंदोलन, रौलट एक्ट के विरोध में। जी हाँ, रौलट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। ठीक है, 1919 में महात्मा गांधी ने रौलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया था। इस सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, रौलट एक्ट को अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसा अधिनियम था अंग्रेजों का जिसके द्वारा वो बिना कुछ अपराध साबित हुए क्या करते थे? गिरफ्तार कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे। ठीक है, अच्छा, इस 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन घोषणा की गई। ठीक है, ठीक, आज ये जितने ऑप्शन हमने लगा रखे हैं सारे चर्चा कर लेते हैं, आपको आंदोलन के बारे में बता देते हैं आपको, इसको ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इस 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। असहयोग आंदोलन के करीब 8 साल बाद महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन किया। उसका नाम क्या था? डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह या डांडी सत्याग्रह, कई नामों से जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिन का पैदल मार्च महात्मा गांधी ने निकाला था। ठीक है, इस डांडी मार्च की वजह से अंग्रेजी सत्ता हिल गई थी। ठीक है, क्या हुआ था इसमें? उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। महात्मा गांधी ने 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन, जिसको दलित आंदोलन कहते हैं, की शुरुआत की थी। इस दौरान महात्मा गांधी ने आत्मशुद्धि के लिए कई दिन का उपवास किया था। ठीक है, तो दलित आंदोलन ये आपको ध्यान में रखना है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी मुंबई से। ठीक है, और मुंबई में जो रैली हुई थी, इस रैली में उन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो। बार बार आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा एक ध्यान रखिए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन है, जो बिहार के चंपारण जिले से महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 में शुरू हुआ था। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? पंचवर्षीय योजना के ऊपर तो क्वेश्चन निश्चित तौर पे आना ही आना है, नीति आयोग और पंचवर्षीय योजना।
ठीक है। पंचवर्षीय योजना के ऊपर वीडियो डिटेल में बना हुआ है, उसका लिंक आपको आई बटन में दे देंगे, जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है। अंतिम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 2012 से 2017, 2012 से 2016, 2012 2015 या 2010 से 2015? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2012 से 2017। जी हाँ, अंतिम पंचवर्षीय योजना, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अंतिम पंचवर्षीय योजना के बाद, ठीक है, क्योंकि अंतिम पंचवर्षीय योजना है जिसके बाद क्या, उसको खत्म कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग आ गया। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आई की पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 तक चली और ये भारत सरकार की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका उद्देश्य क्या था? तेज, अस्थायी और अधिक समावेशी विकास। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य था ना, वो 8.2% था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के समय में हुई थी। ठीक है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में शुरू हुई। पंचवर्षीय योजनाओं को 2015 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है। नीति आयोग को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे फिलहाल आज। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा के द्वारा कितने मीटर भाला फेंका गया था? ठीक है। 87.55 मीटर, 87.56 मीटर, 87.57 मीटर, 87.58 मीटर। ठीक है। आंकड़े हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ध्यान में रखना है। 87.58 मीटर, एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं जाना है आपको। 87.58 मीटर। ठीक है। देखिए, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य के महाधिवक्ता का चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट? राज्य के महाधिवक्ता का चयन कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जी हाँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता का चयन कौन करता है? राज्यपाल। आइए, इसके संबंध में जो अनुच्छेद उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 165 के मुताबिक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है। कोर्ट में, कोई भी कोर्ट हो, हर कोर्ट में राज्य सरकार की पैरवी कौन करता है? महाधिवक्ता करता है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल, नितिन गुप्ता, जमुना प्रसाद सिंह या प्रमोद चंद्र मोदी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, रवि अग्रवाल इसका राइट आंसर है। रवि अग्रवाल जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है मेरे भाई। वहीं अगर बात करें जमुना प्रसाद सिंह की, तो जमुना प्रसाद सिंह जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। रवि अग्रवाल के पहले कौन अध्यक्ष थे? नितिन गुप्ता थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? NaCl, NaOH, NaCO3 या Na2CO3? क्या होगा? NaHCO3। जी हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आमतौर पे आप क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनवरी 2022 में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को राष्ट्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ठीक है। हेमा मालिनी, अपर्णा सतीशन, भावना रेड्डी या उषा रामाराव? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, अपर्णा सतीशन, ये आपको ध्यान में रखना है, अपर्णा सतीशन। उन्हें पुरस्कार कब मिला था? उन्हें यह पुरस्कार जो है उड़ीसा के 13वें कटक महोत्सव में प्रदान किया गया था। ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साइंस का ये दूसरा प्रश्न है। वैसे दोनों ही सूत्र पर आधारित हैं, सूत्र पे 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादा मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आएगा। चलिए देख लेते हैं। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH, NaCl, Na2CO3 या NaHCO3? क्या होता है मेरे भाई? धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जिसे आप धामन सोडा या धोने का सोडा या सोडा ऐश भी कहते हैं, सोडा क्रिस्टल भी कहा जाता है, वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 101वां संविधान संशोधन किस अधिनियम से संबंधित है? जीएसटी से, राज्यपाल की नियुक्ति से, वैट से या महाधिवक्ता से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्य दोनों को वस्तु एवं सेवा कर लगाने की अनुमति देता है। जीएसटी का मतलब क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर। यह संशोधन 1 जुलाई 2017 से भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर पेश करता है, ठीक है। इसे भारत के संविधान के 122वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, ऋतुराज अवस्थी, डॉक्टर बी.एस. चौहान, श्री एम.सी. तलवार या न्यायमूर्ति पी.पी. सिन्हा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्री ऋतुराज अवस्थी। नवंबर 2022 में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज अवस्थी थे। अच्छा, ये 22वां विधि आयोग था जिसकी स्थापना 21 फरवरी 2020 को हुई थी, ठीक है। वहीं अगर बात करें जो है 21वें विधि आयोग की, तो डॉक्टर बी.एस. चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में 23वां विधि आयोग काम कर रहा है और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.पी. सिन्हा जो है वर्तमान में क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। ये जो आपका विधि आयोग है ये कैसा आयोग है? एक मतलब एक गैर वैधानिक निकाय है। यह केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था 3 साल के लिए, ठीक है। उसे 3 साल के लिए बनाया ही जाता है, ठीक है। एम.सी. तलवार पहले अध्यक्ष थे विधि आयोग के, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक प्राप्त किया? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई नहीं? इसका राइट आंसर है कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। कुश्ती में भारत का 6ठा ओलंपिक पदक था, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में एनडीआरएफ का डीजी किसे नियुक्त किया गया? राजविंदर सिंह भट्टी, श्री अतुल करवाल, पीयूष आनंद या संजय कुमार? इसका जो राइट आंसर है वो है श्री अतुल करवाल। अतुल करवाल जो है 2021 में एनडीआरएफ के डीजी थे। वर्तमान में कौन है? पीयूष आनंद हैं। और राजेंद्र सिंह भट्टी कौन है भैया? आप सीआईएसएफ के वर्तमान डीजी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि साइना नेहवाल का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से या उत्तराखंड से? इसका राइट आंसर है हरियाणा। जी हाँ, साइना नेहवाल का संबंध किससे है? हरियाणा से है, ठीक है। इनका जन्म 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में लंदन ओलंपिक 2012 में महिला एकल में कांस्य पदक जीता था। साइना नेहवाल को साल 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग टू विन। बार बार मैं कहता हूँ कापी कलम लेके बैठिए और जो चीज जिस चीजों की जानकारी आपको नहीं है उसे नोट करते चलिए, ठीक है। बार बार या किताब का नाम पूछा जाता है, साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग टू विन, या दे देगा प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, यमुनोत्री, जबलपुर या प्रयागराज? देखिए गंगोत्री तो हो नहीं सकता, यमुना नदी यमुनोत्री। जी हाँ, बिल्कुल सही रहा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है, ठीक है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो कि प्रयागराज जहाँ की कुंभ लगा हुआ है इस समय, ठीक है। कल से कुंभ स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आके क्या होती? ये गंगा नदी से मिल जाती है, समाहित हो जाती है। अगला प्रश्न है कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? बिंदशक्ति, प्रवरसेन प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? बिंदशक्ति। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिंदशक्ति जो नाम है माता विंध्यवासिनी के नाम पर पड़ा हुआ है। बिंदशक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। बिंदशक्ति को वाकाटक वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और अजंता गुफा का जो शिलालेख है, 16वां जो शिलालेख है, उसमें वाकाटक
वंश के संस्थापक के तौर पर बिंदु बसंती का नाम आता है और बिंदु शक्ति को परिवार का ध्वज और द्विज बताया गया है। ठीक है। वकाटक वंश का पहला महत्वपूर्ण जो शासक था वो था प्रवरसेन प्रथम। ठीक है। वकाटक वंश का जो समय है 250 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में था। वकाटक वंश मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग पर और बरार बरार मतलब आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। ठीक है मेरे भाई। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ ज्यादा साझा होती है? ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान या बांग्लादेश? जी हाँ, बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश से संबंधित जो भी प्रश्न है उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है। देखिए ये जो सीमा है ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। इसकी जो लंबाई है 2217 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। कौन कौन से? पूर्व में बांग्लादेश से, उत्तर में भूटान से, उत्तर पश्चिम में नेपाल से। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। भारत के कुछ और राज्य जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है वो है मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगती है 2217 किलोमीटर। भारत की बांग्लादेश के साथ ये सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है मेरे भाई। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर अगर नए हैं आप, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।